65 अरब डॉलर से जायद मालियत के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे यानी सी पैक के समरात समेटने का वक्त आ गया है। मोटरवे के जाल, एनर्जी सेक्टर के बाद स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर भरपूर काम हो रहा है और राशिकाई इकनॉमिक जोन और फैसलाबाद इकनॉमिक जोन पर भरपूर अंदाज में अब अमल भी शुरू हो गया है और एक्टिविटी बाकायदा आगाज़ हो चुकी है। दूसरी जानिब गवादर पोर्ट फ़ाल हो चुकी है। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ पूरे जोबन पर हैं, जिसकी वजह से यकीनन हमारा दुश्मन तड़प उठा है। सी पैक के महवर और मरकज़ बलूचिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हैं। वो कल वहाँ पहुँचे थे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी वहाँ मौजूद हैं और आज पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप वहाँ मौजूद है। इसी दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिनमें FC के 4 जवान शहीद हुए और 8 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 8 दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। गोया के दहशतगर्दी की टाइमिंग एक बार फिर सोच समझ के और बहुत ही टारगेटेड अंदाज में शुरू की गई है और यकीनन इसके पीछे एक बड़ा दिमाग काम कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के मज़बूत इमेज और माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए यकीनन दुश्मन मुसलसल मुतहर्रिक है। आज कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत की और इस अज़्म का इजहार किया कि अब बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र पहले से और ज़्यादा तेज़ होगा। हमारे FC के लोगों ने आज को शहादतें दी हैं। मैं उनके रिश्तेदारों के, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुसलसल वो लोग इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिस तरह हमने अपनाया यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा। तो कम अज कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आपके पास मुसलसल आता रहूँगा, बलूचिस्तान का प्रोग्रेस देखता रहूँगा। 700 अरब रुपए का हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया अब तक बलूचिस्तान को और दूसरा भी अभी एक और हम सड़कों का पैकेज दे रहे हैं। ये आपको मैं यकीन दिला दूंगा, जितनी हमारे पास हम कोशिश करते रहेंगे, जिधर भी गुंजाइश निकले हम अपने बलूचिस्तान के लिए फंड्स दें। और ये चीज़ें अब ग्राउंड पे नज़र आना शुरू हो गई हैं और इस इलाके की किस्मत बदलना शुरू हो गई है। गवादर एयरपोर्ट फ़ाल है। गवादर एयरपोर्ट पर तेज़ी से काम जारी है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कल गवादर पोर्ट के दौरे के मौके पर मीडिया को बताया कि गवादर पोर्ट और गवादर फ्री इकनॉमिक जोन मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ 10 अरब डॉलर सालाना की इकनॉमिक एक्टिविटी का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि गवादर पोर्ट से सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। पोर्ट फुली ऑपरेशनल है। पोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी हो चुकी है। यहाँ पर कस्टम का V-बॉक्स सिस्टम पूरा डिप्लॉयड है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं इन दोज ऑफिसेज और यहाँ से चीज़ें हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी। जितना साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस वक्त एज ऑफ टुडे 12,000 जॉब्स वहाँ क्रिएट हुए। जब गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा तकरीबन $10 बिलियन की पर एनम। गवादर पोर्ट और फ्री जोन के साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गवादर सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। उसके अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है जो गवादर पोर्ट और फ्री जोन से डायरेक्टली कार्गो निकालेगा टू M10 और M8 यानी कराची की तरफ और बाकी के पाकिस्तान की तरफ। सो वो डायरेक्टली आपको शहर में जाने के बगैर ही आप इस एक्सप्रेस वे पे कार्गो निकालेंगे। यकीनन बिला शक व तरद्दुद सी पैक न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। सी पैक मनसूबों ने गवादर की तकदीर बदलनी शुरू की है और एक ऐसा शहर जो चंद साल पहले तक इंतहाई पसमानदा था, आज पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है। गवादर के ज़मीनी हक़ाइक़ सी पैक की वजह से बदल रहे हैं और ये जो वहाँ पे तब्दीली आ रही है, गवादर से हमें दिखाएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद शहरियार जंजुआ अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खूबसूरत साहिली खित्ते में गेम चेंजर की हैसियत रखने वाले शहर गवादर में तरक्याती कामों की रफ्तार में तेजी नजर आनी शुरू हो गई है। गवादर शहर के जमीनी हक़ाइक़ अब बहुत हद तक बदल चुके हैं। इस शहर को तब्दील करने में सबसे अहम किरदार मैरीन ड्राइव का है। ये सड़क शहर के मगरबी साहिल पर भराई करके बनाई गई है। फिलहाल ये सड़क 4 किलोमीटर तक तामीर की गई है।
लेकिन इसके दूसरे फेज में मेरीन ड्राइव को हार्बर तक लेकर जाया जाएगा। मेरीन ड्राइव को गवादर का चेहरा कहा जाए तो गलत ना होगा। मेरीन ड्राइव, गवादर का नया तामीर करदा क्रिकेट ग्राउंड और यहाँ के साहिल मुल्क भर के सयाहों के लिए बहुत कशिश रखते हैं। यही वजह है कि अब गवादर में जुम्मे से इतवार तक किसी होटल या गेस्ट हाउस में कमरा बहुत मुश्किल से मिलता है। लोकल टूरिज्म में बहुत तेजी से होटल की ऑक्यूपेंसी अभी बेहतर हुई है और लोगों ने यहाँ पर काफ़ी विजिट किया है। समंदर सी साइड को बड़ा एंजॉय करते हैं, सनसेट को बड़ा एंजॉय करते हैं। गवादर में फिलहाल रोजगार का सबसे बड़ा जरिया माहीगिरी है। सीपैक मंसूबे शुरू होने से पहले यहाँ पर चंद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने, बिजली और पानी की फराहमी में बेहतरी के बाइस अब सिर्फ गवादर शहर में 12 और पूरे जिले में 40 फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स लग चुके हैं। यहाँ मछलियों को जो प्रोसेस करके फिर बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, मसलन चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड। 1 घंटे में हम लोग जो है ना हमारे नाखुदा या कश्ती वाले जाके पकड़ लेते हैं और 2-3 घंटे में आके यहाँ पर लेते हैं। जो उसकी क्वालिटी है वो दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी है। गवादर में सबसे बड़ी तब्दीली बंदरगाह पर आई है। यहाँ 5 स्टार होटल तामीर किया गया है और बिजनेस सेंटर भी, जिसमें 3 बड़े हॉल्स पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर भी है। गवादर फ्री जोन की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है। आजकल इन फ्री जोन्स के गोदामों में अगवान ट्रांजिट ट्रेड और फर्टिलाइजर्स की हैंडलिंग की जा रही है। लेकिन गवादर की बंदरगाह को मुकम्मल ऑपरेशनल करने के लिए तकरीबन $17 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 रोया सड़क ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पर काम अभी भी जारी है। मैं अभी ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। गवादर की बंदरगाह को मुकम्मल ऑपरेशनल करने के लिए इस सड़क का जल्द से जल्द तामीर होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें बताया गया है कि ये 19 किलोमीटर तवील सड़क है जो कि गवादर की बंदरगाह को कोस्टल हाईवे से बराह रास्त मुंसलिक करेगी। चीन के ताउन से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर पर काम जारी है। सनती जोन्स के क़याम के लिए कवानीन मुरतब कर लिए गए हैं, जबकि 300 मेगावाट का कोल पावर प्लांट 2023 तक फाल होगा। गवादर के लिए मुल्क का सबसे बेहतर स्मार्ट पोर्ट सिटी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसका विजन 2050 तक की तरक्याती स्कीमें हैं। गवादर तरक्याती अथॉरिटी के डीजी शाहजेब काकड़ का कहना है कि शहर की कदीम आबादी वाले इलाके को महफूज करके जदीद तर्ज पर सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिस पर काम शुरू कर दिया है। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ना इस वक्त, वो एक तो ओल्ड टाउन की रिहेबिलिटेशन है, उसकी प्लानिंग प्लस रिहेबिलिटेशन, और उसके साथ साथ गवर्नेंस की रीस्ट्रक्चरिंग। तो चूंकि ये आम इकोनॉमिक जोन से ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि पूरे शहर को हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको लेजिस्लेशन में बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए गवादर के नौजवानों की तालीम और तरबियत को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। चीन के ताउन से यहाँ टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट पर काम हो रहा है, जबकि पाक आर्मी और हुकूमत बलूचिस्तान के ताउन से पहले ही ऑटो मैकेनिक, जनरल इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर वगैरह के वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं। गवादर बलोची जबान के 2 लफ्जों गवात और दर का मजमुआ है, जिसका मतलब हवा का दरवाजा है। गवादर में जिस तरह तरक्की हो रही है और आइंदा चंद सालों में इससे पाकिस्तान को जो फायदा पहुंचने वाला है, इससे यही लगता है कि गवादर वाकई पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा का दरवाजा है। गवादर और से जुड़ा हुआ जिसका ये मरकज़ और महफर है, सीपैक इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ है। आलमी मीडिया में इसका जिक्र रहता है। वो ममालिक जो चीन को अच्छी निगाह से नहीं देखते वो इसके मुखालिफ हैं, एलानिया मुखालिफ है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत इसका सबसे बड़ा एलानिया मुखालिफ है, और इसीलिए इसको तहस नहस करने की कोशिशें की जाती हैं, मगर ये कोशिशें मुसलसल नाकाम हो रही हैं। हालिया दहशतगर्दी के हमले इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इस पूरे माहौल पे बात करने के लिए हमने दावत दी है स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया है मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन सीपैक जो है ये आंखों में खटकता है दुनिया की बहुत सारी क़ुव्वतों के, भारत के लिए ख़ास तौर पे, और फिर यहाँ पे उसी अंदाज से इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये मुसलसल टेरर स्ट्राइक्स होती हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक बड़ी प्रिसिशन नज़र आ रही है, जो कि किसी हद तक
اس کی حیرت بھی ہے کہ بڑے کرٹیکل موقعوں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں. پچھلا حملہ سرینا ہوٹل پہ ہوا، اس زمانے میں چائنیز ایمبیسڈر وہاں تھے، گو کہ اس ہوٹل میں نہیں تھے. اور پھر یہ کل حملے ہوئے ہیں بڑا امپورٹنٹ. آج وہاں آرمی چیف بھی ہیں، کل پہنچے تھے، اور آج پرائم منسٹر بھی وہاں پہ ہیں. اور پھر یہ اس پورے صوبے کے حوالے سے بہت اہم وہاں ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اس دوران یہ 2 بڑے ٹیررسٹ حملے ہوئے ہیں. گویا کہ ایک بڑا دماغ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس قسم کی انٹیلیجنس کوئی ایک چھوٹا موٹا گروہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. کوئی شک نہیں جی. دیکھیے گوادر اور سی پیک سے ریلیٹڈ جس کو گیم چینجر آپ نے کہا، یہ اس قسم کا گیم چینجر ہوگا بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے ہنٹر لینڈ کے لیے، جو ایسا علاقہ جو کہ مین سٹریم میں نہیں آتا تھا، اس کے لیے کہ میرے خیال میں وہ جو گنجائش وہاں پر پیدا ہو گئی تھی گروپوں کی اور اس قسم کے ٹیرر گروپوں کی جنہوں نے کوشش کی کہ ریاست کو یرغمال بنایا جائے اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں، ان کو اب اپنے ایمز کے اندر اب ان کو حاصل کرنے میں مشکل تر ہوتی جائے گی جب بھی ہم سی پیک کے اوپر اور گوادر پہ اور باقی بلوچستان کے حصوں میں آپ کو ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب سے لے کے میرا خیال میں اس سال کے آخر تک، جب تک کہ ہماری ملک کا ارادہ ہے، ہماری افواج کا ارادہ ہے کہ ایران سمیت افغانستان کا مکمل بارڈر سیل کر دیا جائے، اور اس طرح سیل کر دیا جائے کہ وہاں پر مکمل نظر رکھی جائے کہ وہاں سے جو کچھ گروپ جو ایران میں بیٹھے ہیں اور زیادہ گروپ جو کہ افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کا ناطقہ بند کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے تقریباً 850 پوسٹس اور فورٹس اور یہ چیزیں بنائی ہیں جو کہ ہر وقت مینڈ ہوں گی، جن کا مقصد یہ ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے آنے والے ایسے لوگ، ایسے گروپ، ایسے ٹیرر جو گروپس ہیں جن کو کہ باہر بیٹھے لوگ جن کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور خاص طور پہ مجھے ذکر کرنے دیجئے بھارت کا، جو کہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ان علاقوں میں ترقی آئے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کے اندر انتشار ختم ہو جائے اور پاکستان کے لوگ ایک بہتر مستقبل کی امید لے کے اپنی ریاست اور اپنے علاقوں کے ساتھ جڑے رہیں. وہ جو نہیں چاہتا، تو اس کا سب سے بڑا زور اس وقت یہ ہوگا کہ پاکستان کے ان چیزوں کے اندر مشکلات جو کھڑی آپ کی نے جائے. فرمایا ماشاء صاحب، یقیناً یہ اب ہر پاکستانی اس بات کو سمجھتا ہے، مگر اب ہر پاکستانی اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کئی عرصوں سے جاری عمل ہے. ایک جانب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، بلکہ اب چند ہفتوں کی بات ہے وہ نکل جائے گا. وہاں کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کافی حد تک بدلنے والا ہے. دوسرا اہم بات جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ ہم فینسنگ کر رہے ہیں، اور یہ فینسنگ جو ہے اکراس دا بورڈ ہماری ہوگی اور ایران کے بارڈرز تک جائے گی. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کمنگ منتھس بائی دی ایئر اینڈ جب یہ سی پیک باقاعدہ آپریشنل ہو جائے گا تو اس چیز میں کمی آئے گی؟ کیا ہمارے خاکہ ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اس پورے چیلنج سے نمٹنے کا؟ اس کے 3 حصے ہیں. پہلی بات تو فینسنگ مکمل ہونی چاہیے. ابھی بھی افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ملک کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی کوئی 300-400 کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر فینسنگ رہتی ہے. ایران کے بارڈر پہ آگے اور معاملات ہیں، اس پہ بھی فینسنگ رہتی ہے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے اور یہ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے کہ اس سال کے آخر تک ہمیں یہ فینسنگ کمپلیٹ کرنی ہے. بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سپاہی، پاکستان کے افسران شہادتیں دے رہے ہیں اس کام کے اندر، کیونکہ وہاں سے افغانستان کی طرف سے ان پہ ڈائریکٹ حملے کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ حصہ ہے. دوسرا جو رد الفساد جو کہ بڑی کامیابی سے ہمارے ہاں چلا، لیکن ابھی بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ گیپس جو کہ اویلیبل ہیں، چاہے وہ چمن کے راستے آتے ہیں، چاہے وہ جہاں سے بھی آتے ہیں، نارمل ویزاز کے اوپر آتے ہیں، یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. ملنے کے بعد یہاں پر اس طرح کی کنٹریپشنز بناتے ہیں، آئی ڈیز بناتے ہیں، جن سے کہ پھر وہ پاکستانی افواج پہ حملوں کے اندر کبھی کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں. کوشش ہماری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی یہ ہونی چاہیے کہ ایسے تمام جو گروپس ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے. اور تیسرا، جب ہم اس فینسنگ کو سب بھی لگا لیں گے اور اس سے مکمل ہونے سے پہلے بھی ہمیں اس علاقے میں اپنی جو پریزنس ہے، جو ہماری ملٹری پریزنس ہے، جو ایف سی کی شکل میں ہے، ریگولر فورسز کی شکل میں ہے، اس کو ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ، ہمیں زیادہ ہوشیاری کے ساتھ ان کو وہاں پہ رکھنا ہے، تاکہ اس قسم کی جو اسپیس کریٹ ہو رہی ہے ایسے گروپوں کے لیے اس کو کم سے کم تر کیا جائے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچستان کا علاقہ بہت وسیع ہے،
بہت مشکل گزار ہے، وہاں پر چھپنے کی بہت جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنی بھی ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، الیکٹرانک چاہے ہو، چاہے وہ جس قسم کی سرویلنس ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر مکمل نظر رکھ پائیں۔ اسی میں سی پیک بننے کے بعد، فینسنگ لگنے کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد پاکستان کا سی پیک اور پاکستان کی معاشی ترقی اس سے جڑی رہے گی کہ ہماری سیکیورٹی کس لیول کی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔